उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वे माता पिता जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, जब वह अपनी पुत्री की शादी करते हैं, उस शादी में उनकी आर्थिक मदद हेतु अनेक शादी अनुदान की योजनाएं चलाई गई है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, हम देख सकते हैं अलग अलग विभागों में 4 से 5 योजनाएं ऐसी हैं। आज हम नंबर 5 श्रमिक शादी अनुदान योजना के विषय में बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत कन्या को 55,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। लेकिन अगर यह शादी इंटरकास्ट होती है, यानी अलग अलग जाति में होती है, वर वधू अलग अलग जाति के हैं, तो फिर कन्या को इसमें 61,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं श्रमिक का मतलब क्या है? श्रमिक का मतलब होता है पंजीकृत श्रमिक, या तो कन्या का पिता पंजीकृत श्रमिक हो या खुद कन्या पंजीकृत श्रमिक हो। पंजीकृत श्रमिक का मतलब होता है कि इनके पास श्रमिक कार्ड हो। अगर कन्या का पिता है तो उसके पास इस तरीके का श्रमिक कार्ड होना चाहिए। श्रमिक कार्ड इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निकरण कर्मकार ये लिखा होता है, पहचान पत्र, यहाँ श्रमिक का नाम, उसका पंजीकरण संख्या, उसका फोटो, श्रमिक कौन सा काम करता है नीचे काम लिखा होता है, और इसमें श्रमिक की सब डिटेल होती है, और इसमें श्रमिक के जो परिवार के सदस्य होते हैं उन सब की डिटेल भी होती है। तो इस तरीके का श्रमिक कार्ड या तो कन्या के पिता के पास होना चाहिए या खुद कन्या के पास होना चाहिए। इस श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, तब यह बनता है। और इसमें 40 तरह के कार्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो वह अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके के कार्य होते हैं। वेल्डिंग का अगर कोई कार्य करता है अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। जनसेवा केंद्र पर जाकर बढ़ई का काम, कुआं खोदना, रोलर चलाना, आप देख सकते हैं इसको। ये सब कार्य हैं इस तरीके के। ये 40 काम होते हैं। अगर इनमें से कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है तो वह जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड ले जाकर अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। तो श्रमिक कार्ड होना जरूरी है, या तो कन्या के पिता के पास हो या कन्या खुद श्रमिक कार्ड धारक हो, तो इस योजना से वे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के पास इस तरीके से ई श्रम कार्ड होता है और वह इसे ही श्रमिक कार्ड समझते हैं। नहीं, यह श्रमिक कार्ड नहीं होता, यह अलग होता है, इसको ई श्रम कार्ड बोला जाता है। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं, इस तरीके से यह जो ऊपर है यह श्रमिक कार्ड होता है, यह होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलता है। ई श्रम कार्ड इस योजना के लिए नहीं होता। ई श्रम कार्ड अलग है और श्रमिक कार्ड अलग है। यह ऊपर वाला होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलता है। एक उदाहरण से आइए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। मानकर चलिए रमेश कोई व्यक्ति है और उसकी पुत्री का नाम है सुनीता। सुनीता उसकी पुत्री है और सुनीता की प्रथम बार शादी हो रही है। नंबर 1 कंडीशन में प्रथम बार उसकी शादी हो रही है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, सुनीता के पति की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें जो कोई महिला विडो हो जाती है, सुनीता अगर विडो हो जाती है तो विडो महिला को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसका जो रमेश पिता है वह श्रमिक है, या सुनीता के पास श्रमिक कार्ड है, तो विडो महिला को भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। एक नंबर 3, अगर किसी महिला का डाइवोर्स हो जाता है, यानी कोई तलाकशुदा महिला है और वह अपनी शादी करती है, तो भी इस योजना का लाभ सुनीता को हो जाएगा। यानी प्रथम बार शादी, विडो महिला होने पर, तलाकशुदा महिला होने पर जब शादी की जाती है, दूसरी शादी की जाती है, तो तब भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, अगर शादी स्वय जातीय होती है, यानी वर वधू दोनों एक ही जाति के हैं, तो इसमें 55,000 रुपया प्रदान होता है। और अगर दोनों वर वधू अलग अलग जाति के हैं, यानी शादी इंटरकास्ट या इसको बोल सकते हैं अंतर जातीय है, तो फिर इसमें 61,000 रुपये प्रदान होते हैं। और इसमें जो पैसा है वो कन्या को मिलता है, या जो पिता का अकाउंट होता है, जो श्रमिक कार्ड की डिटेल भरते समय पिता ने दिया था, उस खाते में पैसा जाता है। तो अब अगर रमेश के पास श्रमिक कार्ड है या उसकी पुत्री सुनीता के पास श्रमिक कार्ड है और सुनीता की शादी हो जाती है, तो सुनीता को शादी के बाद 1 साल के अंदर फॉर्म अप्लाई करना होता है और उसको 55,000 या 61,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ पात्रता होनी जरूरी है, तभी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो इन्हीं पात्रता के ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1, विवाह के समय वधू की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। देखिए ये एक
कानूनी आयु होती है। जब लड़के की शादी होती है तो 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और लड़की 18 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए। यानी लड़की की जब शादी हुई वह 18 वर्ष से ऊपर 19वें साल में लग गई हो, या 20वें में, 21वें, 22वें में, और लड़का 21 से ज़्यादा यानी 22वें 23वें में लग गया हो। नंबर 1 शर्त होती है यह। नंबर 2, श्रमिक कार्ड कम से कम 1 वर्ष पुराना हो और शुल्क जमा हो। देखिए इसमें जो श्रमिक कार्ड होता है, अगर रमेश के पास श्रमिक कार्ड है या सुनीता के पास श्रमिक कार्ड है, वह श्रमिक कार्ड कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। जब इस योजना का आवेदन कर रहे हैं तो 1 साल पुराना वह श्रमिक कार्ड हो, जो उसमें पंजीकरण का तिथि होता है वह 1 साल पुरानी होनी चाहिए। और इसमें शुल्क भी जमा होना चाहिए। जो श्रमिक कार्ड होता है इसमें 20 रुपया नामात्र की एक फीस होती है, वह ऑनलाइन जमा हो जाती है। जन सेवा केंद्र पर यह करानी चाहिए। हर साल इसको एडवांस में भी करा सकते हैं, तो वह शुल्क भी जमा होना चाहिए। श्रमिक कार्ड में हर साल 20 रुपया जमा होता है, तो वह भी जमा कराना अनिवार्य होता है। नंबर 3, श्रमिक ने पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो। देखिए जो श्रमिक होता है, श्रमिक ने श्रमिक कार्ड बनवा लिया किसी कैटेगरी में, वह कहीं कार्य करता है, जो 40 तरीके के कार्य मैंने आपको बताए थे। मानकर चलिए वह भट्टे पर काम करता है, तो भट्टे पर वह पिछले 1 साल में उसने 90 दिन वहाँ काम किया हो। जो भट्टे पर ठेकेदार है या भट्टे का मालिक है, उससे उस चीज़ का उसको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। यानी 90 दिन उसने वहाँ कम से कम काम किया हो पिछले जो 1 साल है। जब वह आवेदन करेगा अपनी पुत्री के शादी अनुदान के लिए, तो पिछले 1 साल में 90 दिन उसके वहाँ काम के होने चाहिए। तो यह भी इसमें एक अनिवार्य शर्त होती है। नंबर 4, आवेदन की प्रक्रिया शादी के 1 वर्ष के अंदर हो। यानी जब पुत्री की शादी हो जाती है तो उसके 1 साल बाद तक यह फॉर्म भरा जा सकता है। अगर शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर फॉर्म नहीं भरा जा सकता। तो इसमें ध्यान रहे, जो 1 साल से ज़्यादा शादी को न हुआ हो तो फॉर्म उसमें जल्द से जल्द शादी के बाद भर देना चाहिए। यह भी एक इसमें शर्त होती है। नंबर 5, श्रमिक की अधिकतम 2 संतानों को पूर्व से इस योजना का लाभ प्राप्त न हो। देखिए इसमें अधिकतम 2 पुत्रियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है। रमेश की अगर 2 पुत्रियों को इस योजना का लाभ मिल गया तो फिर तीसरी पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें गोद ली कन्या भी सम्मिलित हो सकती है। देखिए इसमें अगर कोई रमेश की पुत्री गोद ली गई है तो वो भी इस योजना से लाभान्वित होगी। तो यहाँ गोद ली गई पुत्री और जैविक पुत्री दोनों को देखा जाएगा कि अधिकतम उसकी कितनी पुत्रियों को लाभ मिल गया है। तो 2 से अधिक पुत्रियों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो देखना होगा कि पहले 2 पुत्रियों को लाभ मिल तो नहीं गया, तो इसमें अधिकतम 2 ही पुत्रियों को लाभ मिल सकता है। ये भी इसमें अनिवार्य शर्त है। नंबर 6, केंद्र राज्य सरकार की ऐसी ही किसी योजना से पूर्व में लाभ न हुआ हो। देखिए रमेश की पुत्री जो सुनीता है, देखा जाएगा कि रमेश की पुत्री सुनीता को किसी अन्य योजना का, जैसे सामूहिक विवाह योजना है जो मैंने शुरुआत में बताई थी, या पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना है, तो इस तरह की जो भी योजना है उन किसी भी योजना को सुनीता को लाभ न मिला हो। अगर उसे लाभ मिला है तो फिर इस योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ ये भी एक अनिवार्य शर्त होती है। तो इस तरीके से 6 शर्तें पूरी किसी कन्या को, किसी पुत्री को करनी पड़ेगी, तभी इसमें आवेदन हो सकता है। लेकिन आवेदन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। अब इन आवश्यक डॉक्यूमेंट के विषय में भी हम बात करेंगे। नंबर 1, वर व वधू दोनों की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट या परिवार रजिस्टर की नकल। देखिए इसमें जो आयु होगी वर व वधू दोनों की, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी चल सकता है। वर वधू दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके का ऑनलाइन फॉर्मेट का उनके पास होना चाहिए। अब यह इस तरीके का ऑनलाइन फॉर्मेट का जन्म प्रमाण पत्र बनने लगा है, आप इसको देख सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, उनका जो ग्राम सचिव होते हैं और जो ब्लॉक पर खंड विकास अधिकारी होते हैं वो जारी करते हैं, और शहरी क्षेत्र में ईओ जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, नगर पालिका के अधिकारी, वह इनको जारी करते हैं। लेकिन अगर साल भर से ऊपर का मामला है, साल भर से ज़्यादा जन्म को हो गए, तो फिर थोड़ी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। उसके लिए तहसील में जाना पड़ता है, एफिडेविट वगैरह, गवाह वगैरह इस पर बनवाने पड़ते हैं। थोड़ी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वीडियो दी है, वहाँ जाकर इसकी डिटेल ले सकते हैं, या लास्ट में मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र इसमें आप बनवा लें। हाँ, अगर इसमें जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का कोई मार्कशीट है आयु के संबंध में, वह भी प्रूफ इसमें चल जाएगा, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अथवा इसमें परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार रजिस्टर की नकल भी इसमें आप लगा सकते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल कैसी होती है आप देख सकते हैं। इस तरीके का परिवार रजिस्टर का नकल होता है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सचिव और शहरी क्षेत्र में पटवारी इसको तैयार करते हैं। हर तीसरे महीने एक मीटिंग होती है गाँव की, और वहाँ उस मीटिंग में
जो जितने भी परिवार होते हैं गांव में, उन सब की डिटेल सचिव अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। उसमें मकान नंबर, परिवार का मुखिया, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके नाम, उनके पिता के नाम, वह महिला पुरुष क्या है, उसकी जाति धर्म, उसका जन्म तिथि, उसका वह क्या काम करता है, छात्र है क्या है, उसका पढ़ाई लिखाई का क्या है, और अगर शादी हो जाती है तो उसमें इसका कारण लिख दिया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सब लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से सचिव इसको मेंटेन करते हैं। तो अगर किसी के पास यह नहीं है तो बहुत आसान है, आप सचिव को या शहरी क्षेत्र के हैं तो लेखपाल को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं इस तरीके की, एक ऐसा प्रारूप है, उसमें लिख दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी या जो लेखपाल होते हैं उनको लिख सकते हैं, और उसमें लिख दीजिए कि मुझे इस कारण परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता है, आप मुझे देने का कष्ट करें, और नीचे अपना नाम वगैरह, और उसमें परिवार के पूरे सदस्यों का विवरण भर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राम सचिव आपको, लेखपाल आपको यह दे देंगे। इसमें आप खंड विकास अधिकारी के या तहसीलदार, उप जिलाधिकारी के नाम भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। खंड विकास अधिकारी जो BDO होते हैं वो सचिव को आदेश दे देंगे, फिर सचिव आपको यह दे देंगे, या जो उप जिलाधिकारी होते हैं वो लेखपाल को आदेश दे देंगे शहरी क्षेत्र में, और आपको यह प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरीके से परिवार रजिस्टर की नकल आपको मिल जाएगी। फिर इसमें लास्ट में लिखा है जो तीनों है, ये जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक डॉक्यूमेंट या परिवार से उसकी स्व प्रमाणित प्रति, यानी वर वधु को जो ये तीनों डॉक्यूमेंट हैं इनमें से जो भी आप अपलोड करना चाहेंगे उसको स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कर ले। और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वर वधु, वह अपना अंगूठा इस पर लगा देगा, वो अंगूठे का थंब इम्प्रेशन भी इसमें माना जाएगा। इसको सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित बोला जाता है। नंबर 2, वधु के परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। यहाँ एक जगह वधु का राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर का जो नकल होता है वह भी अपलोड कराया जाएगा। तो या तो वधु के पास परिवार रजिस्टर का नकल हो, जो मैंने बताया था कैसे कैसे प्राप्त होता है, या राशन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति, राशन कार्ड होना चाहिए वधु के परिवार के पास। इन दोनों में से एक चीज़ भी अपलोड करनी होगी। स्व प्रमाणित प्रति, वह भी स्व प्रमाणित प्रति वधु उसको खुद सेल्फ अटेस्टेड कर दे। नंबर 3, श्रमिक द्वारा वर व वधु का विवाह का संयुक्त फोटो प्रमाणित। इसमें जो वर वधु का जॉइंट फोटो होता है शादी का, आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर इस तरीके का वर वधु का जो जॉइंट फोटो होगा, इस पर जो पंजीकृत श्रमिक है, मानकर चलिए रमेश है, रमेश खुद इस पर अपना इसको हस्ताक्षर करेगा अपना रमेश। अगर रमेश पढ़ा लिखा नहीं है तो वह इस पर अंगूठा लगा देगा और ऊपर स्व प्रमाणित लिख दिया जाएगा और अपना अंगूठा या अपना साइन कर देगा। और अगर खुद सुनीता, इसमें सुनीता के पास श्रमिक कार्ड है, खुद अपना वह आवेदन करिए तो खुद सुनीता इसमें श्रमिक के रूप में अपना यहाँ हस्ताक्षर या अंगूठा लगा देगी। नंबर 4, ग्राम प्रधान या पार्षद या सभासद या तहसील द्वारा प्रमाणित विवाह कार्ड। ग्रामीण क्षेत्र में जो वधु है उसका जो शादी का कार्ड है उसको ग्राम प्रधान अटेस्टेड कर देंगे, उसमें अपना मोहर वगैरह साइन वगैरह कर देंगे। या जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार है वह तहसीलदार से भी इसको शादी के कार्ड को प्रमाणित करवा सकते हैं। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो पार्षद यानी जो वार्ड मेंबर होते हैं वो उसको प्रमाणित कर देंगे, या सभासद जो शहर के चेयरमैन होते हैं वो भी उसको शादी के कार्ड को प्रमाणित कर सकते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर मोहर वगैरह लगा सकते हैं। या तहसीलदार से, शहरी क्षेत्र के भी व्यक्ति तहसीलदार से प्रमाणित करवा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी लोग तहसीलदार से शादी का कार्ड प्रमाणित करवा सकते हैं। यह इस तरीके का शादी का कार्ड होता है, इस पर इन प्रतिनिधियों का, इन अधिकारियों का मोहर वगैरह आप लगवाकर इसको अटेस्टेड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, श्रमिक द्वारा पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन कार्य करने का नियोजन प्रमाण पत्र या स्वघोषणा प्रमाण पत्र। मानकर चलिए रमेश कहीं भट्टे पर काम करता है तो वहाँ उसे एक प्रारूप पर, एक इसके लिए प्रारूप मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह प्रारूप है, इस तरीके का प्रारूप आप निकलवा कर वहाँ उससे लिखवा सकते हैं। इसमें जो नियोजक होगा, ठेकेदार होगा या वहाँ का जो मालिक होगा किसी फर्म का, जहाँ भी आप काम करते हैं वह इसमें खुद लिखेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि जैसे रमेश हमारे यहाँ पिछले 2 साल से 3 साल से कार्य कर रहा है और इसे मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ इसने पिछले इतने दिनों में 10 दिन काम किया, 20 दिन, 40 दिन, 90 दिन, वो इसको यहाँ लिख देगा। तो यहाँ कम से कम 90 दिन होना चाहिए और नियोजक का यहाँ नाम, पता, मोबाइल नंबर होगा, उसका हस्ताक्षर होगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो यह नियोजन प्रमाण पत्र, नियोजन प्रमाण पत्र पर जो ठेकेदार है वहाँ का मालिक है वो साइन करेगा, या तो इस प्रारूप पर कर दे या कोई उसकी लेटर पैड वगैरह हो उस पर भी वह लिख कर दे सकता है। अथवा इसमें दोनों में से एक चीज़, या तो नियोजन प्रमाण पत्र या स्वघोषणा प्रमाण पत्र। स्वघोषणा प्रमाण पत्र पर जो श्रमिक होगा उसे खुद
ये चीज़ें सब लिखनी होगी। इसका प्रारूप यह होता है स्व घोषणा प्रमाण पत्र का, आप इसको देख सकते हैं जूम करके। यह जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है जब हम आवेदन करेंगे तब साइट से ही डाउनलोड हो जाता है। उसको हम डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और उस पर हस्ताक्षर वगैरह कर अपलोड फिर करते हैं। तो या तो नियोजन प्रमाण पत्र या यह स्व घोषणा प्रमाण पत्र आप तैयार कर ले। इसे खुद श्रमिक करेगा, इसमें लिखेगा सारी चीज़ें, ये इस तरीके की चीज़ इसमें लिखनी होगी। मैं इतने दिन से कार्य कर रहा हूँ, और फिर लास्ट में कार्य का प्रकार। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और है, जो मनरेगा यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा में काम करते हैं मजदूर, वे भी इस योजना से लाभान्वित होते हैं। तो या तो मनरेगा में वह काम करता हो, या 40 तरह के काम है वहाँ काम करता हो, तो मनरेगा का कार्य भी इसमें यहाँ माना जाता है। तो यहाँ काम का प्रकार लिख देगा, जैसे भट्टे का कार्य या कहीं बिल्डिंग का कार्य, वेल्डिंग का कार्य, तो वो लिखा जाएगा। पिछले कार्य के दिनों की संख्या वो यहाँ भर देंगे, कितने दिन काम किया है पिछले 12 महीने में, और कार्य के स्थान का नाम लिख देंगे, और यहाँ उसका ठेकेदार का मोबाइल नंबर, नाम, पता भर देंगे। इसको आप कर देंगे, यहाँ श्रमिक के हस्ताक्षर, नाम, पिता, ये सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके का स्व घोषणा प्रमाण पत्र या नियोजन प्रमाण पत्र में से दोनों में से कोई एक अपलोड करना होगा। नंबर 6, श्रमिक द्वारा पूर्व से ऐसी ही किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार की साधन अनुदान की स्कीम में लाभ प्राप्त न किया हो, इसके संबंध में एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा। एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पर जो सहायक श्रम आयुक्त होते हैं उनके नाम लिखवाना होगा। सहायक श्रम आयुक्त होते हैं जो जिले लेवल पर अधिकारी होते हैं इस विभाग के, उनको ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी बोलते हैं। उनके नाम 10 रुपये के स्टाम्प पर तहसील में जाकर एक शपथ पत्र बनवा लेना होगा। उसमें यही चीज़ लिखनी होगी। आप जब वहाँ जाएंगे उन्हें बताएंगे इस योजना के बारे में, वो सब चीज़ें लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे किसी योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है। तो फिर यह शपथ पत्र भी अपलोड आपको करना होगा फॉर्म भरते समय। ये शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। नंबर 7, पुत्री अगर गोद ली गई है तो उससे संबंधित प्रमाणित अभिलेख। अगर पुत्री गोद ली गई है तो गोदनामा वगैरह का जो प्रारूप होगा, एक निर्धारित प्रारूप पर वह बनता है, वह भी अपलोड करना होता है अगर पुत्री गोद ली गई है। यह अनिवार्य नहीं है, अगर पुत्री गोद ली गई है तब अपलोड करना पड़ता है। नंबर 8, पुनर्विवाह की स्थिति में डाइवोर्स पेपर। देखिए, अगर कोई तलाकशुदा महिला है और वह अपनी शादी कर लेती है, तो शादी के बाद अगर वह फॉर्म भरेगी, इस योजना का लाभ उठाना चाहेगी, तो उसे डाइवोर्स पेपर यहाँ अपलोड करना होगा। और अगर वह विडो हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह दूसरी शादी कर लेती है, तो शादी के बाद जब वह आवेदन करेगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तो उसके पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र इस तरीके का दिखता है, ऑनलाइन फॉर्मेट वाला ही है। मृत्यु प्रमाण पत्र सुनीता के पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जिस तरीके से बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र की भी वही प्रक्रिया होती है। अगर किसी महिला के पास यह नहीं है तो कैसे बनेगा, इस बारे में आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से 7 से 8 डॉक्यूमेंट इसमें होने चाहिए, तभी ऑनलाइन आवेदन इसमें होता है। अब आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं। गूगल करेंगे BOCW तो नीचे ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट होती है, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। इसको यहाँ क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे होम पेज आ जाता है साइट का। फिर इसमें जब नीचे जाएंगे पेज पर, तो यहाँ एक इसमें मिलेगा योजना आवेदन। आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज आएगा। इसमें फिर अपना पंजीकृत मंडल चुने। जो पुत्री है, पुत्री का कौन सा मंडल है, तो यहाँ इसमें क्लिक करेंगे और जो मंडल आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें योजना का नाम चुने। जब इस पर क्लिक करेंगे तो श्रमिक कार्ड होने के बाद बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो वो सारी योजनाएं निकल कर आ जाती है। तो इसमें कन्या विवाह सहायता योजना पर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ वो योजना आ जाएगी। फिर पंजीकृत आधार कार्ड संख्या डालें। जो अगर रमेश का श्रमिक कार्ड है तो रमेश को अपना आधार कार्ड यहाँ डालना होगा जो उस आधार में पंजीकृत है। अगर सुनीता इसको खुद भर रही है तो सुनीता अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेगी। फिर जो श्रमिक कार्ड में मोबाइल नंबर पंजीकृत है, जो श्रमिक कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है, वो यहाँ डाला जाएगा और इस पर आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ OTP उस नंबर पर आ जाएगा। जब इसको ओके करेंगे तो फिर यहाँ नीचे OTP यहाँ भरना होगा, उस पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है, और यहाँ प्रमाणित करे पर क्लिक कर देंगे।
फिर ऐसे पेज खुल कर आएगा। जब इसमें नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अब ये आ जाएगा राइट का निशान और यहाँ इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ऐसे पेज खुलकर आ जाता है। इसमें श्रमिक की समस्त डिटेल निकल कर आ जाती है, जैसे श्रमिक का नाम, श्रमिक का फ़ोटो आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, स्थायी पता वगैरह, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक जो श्रमिक कार्ड में डिटेल होती है वो सब यहाँ निकल कर आ जाती है। और यहाँ कन्या का विवाह योजना खुद निकल कर आ जाएगा, आवेदन की तिथि स्वयं इसमें लिखी आ जाएगी। फिर स्वयं या पुत्री, देखिए अगर इसमें सुनीता खुद इसमें आवेदन कर रही है तो यहाँ स्वयं भरेगी और फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर भर देगी और विवाह की तिथि इसमें लिख देगी। लेकिन अगर रमेश इसमें आवेदन कर रहा है, रमेश का श्रमिक कार्ड है, रमेश के श्रमिक कार्ड पर यह फॉर्म खुल रहा है, तो फिर यहाँ पुत्री लिखा जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो पुत्री भरेंगे और यहाँ रमेश अपना मोबाइल नंबर भर देगा और यहाँ नीचे पुत्री की डिटेल भरनी होगी, जैसे पुत्री का नाम, अंग्रेजी में नाम। जब इस पर क्लिक करेंगे पुत्री का नाम वैसे निकलकर इसमें यहाँ आ जाएगा और यहाँ पुत्री का आधार कार्ड नंबर और यहाँ पुत्री का जो लिंग है वह लिखा जाएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब रमेश अपनी पुत्री का आवेदन करे तो उससे पहले देख ले कि पुत्री का नाम उसके श्रमिक कार्ड में उल्लिखित है या नहीं। इसमें श्रमिक को अपने परिवार की पूरी डिटेल अपने श्रमिक कार्ड में भरवा लेनी चाहिए, तो जनसेवा केंद्र पर जाकर उसे अपने पूरी डिटेल भरवा ले। लेकिन आज के समय में एक चीज़ और है, अगर किसी परिवार के पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड में उसके परिवार के पूरे सदस्य है तो यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन के समय वैसे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप श्रमिक कार्ड को अपडेट करा ले, अपनी पुत्री का, अपने परिवार के पूरे सदस्यों का नाम उसमें लिखवा ले। तो यहाँ पुत्री का आधार कार्ड नंबर भरा जाएगा और यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ ध्यान रखें, जो पुत्री का आधार है उसको अपडेट करा ले, कहीं ऐसा ना हो कि आधार में कुछ नाम हो और आप यहाँ इसको भरे तो फिर इसमें दिक्कत आती है। तो आधार वाला नाम ही यहाँ भरा जाएगा और फिर यहाँ पुत्री का आधार कार्ड नंबर जैसे ही डालेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन खुद पे खुद हो जाएगा। फिर यहाँ पुत्री का लिंग आएगा और यहाँ पुत्री का पिता का नाम लिखा जाएगा, पुत्री की जन्म तिथि, पुत्री के विवाह की तिथि यहाँ भर देंगे। अच्छा, अगर पुत्री गोद ली गई है नहीं ली गई है तो यहाँ इसको भरा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, विवाह का प्रकार। विवाह के प्रकार को हमें समझना होगा। जब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो 3 चीज़ें खुल कर आएगी। देखिए यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से हमें भरना होगा। अगर स्वयं सुनीता फॉर्म यह भर रही है तो यहाँ स्वयं पर वह क्लिक करेगी। लेकिन अगर सुनीता अंतर जातीय विवाह कर रही है, यानी वर वधू दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो फिर वह यहाँ अंतर जातीय भर दे, क्योंकि यहाँ भरने पर अंतर जातीय विवाह उसको 61,000 का लाभ मिलेगा और अगर वह स्वयं का भर देती है तो फिर उसको 55,000 रुपये का लाभ मिलेगा। तो यहाँ अगर वह स्वयं भी फॉर्म भर रही है और इंटर कास्ट मैरिज है तो फिर यहाँ इसको अंतर जातीय वह डाल दे। अच्छा, इसमें अगर रमेश इसमें भर रहा है फॉर्म तो रमेश को नीचे के 2 इसमें क्लिक करने होंगे। अगर स्वजातीय विवाह है सुनीता का, रमेश इस आवेदन को कर रहा है तो फिर इसमें स्वजातीय भर देगा और अगर अंतर जातीय है तो अंतर जातीय यहाँ रमेश द्वारा भर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ वर की डिटेल पूछी जाएगी, वर का नाम भर देंगे, वर के पिता का नाम, वर का आधार कार्ड और यहाँ लिंग भर देंगे और वर का जन्म तिथि वगैरह भर देंगे। इसको घोषणा को यहाँ टिक कर देंगे और टिक करने के बाद नीचे यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और ध्यान रहे डॉक्यूमेंट फ़ोटो में होंगे, पीडीएफ में नहीं होंगे। ये देख सकते हैं जेपीजी में हो या जेपीईजी में, पीएनजी में, यानी उनका फ़ोटो हो। और कोई भी फ़ोटो जो हमें यहाँ अपलोड करने हैं 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या अपलोड करना होगा। नंबर 1, विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान तहसीलदार किसी द्वारा सत्यापित हो, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। फिर नंबर 2, अगर पुत्री गोद ली गई है, देखिए अगर वहाँ ऊपर हम हाँ करेंगे, पुत्री गोद ली गई है, ऊपर जब फार्म भर रहे थे हाँ उसको कर देंगे तो फिर यहाँ भी रेड स्टार में आ जाता है। अब चूंकि हमने ऊपर नहीं किया है तो यहाँ रेड स्टार में नहीं है तो इसको हम नहीं भरेंगे, यह अनिवार्य नहीं है। अगर इसको हाँ करते तब यहाँ रेड स्टार आता तब इसको भरते। फिर नंबर 3, लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब, यानी जो वधू है, वधू के परिवार का यहाँ कुटुंब रजिस्टर यानी परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में से कोई एक यहाँ अपलोड करना होगा, स्व प्रमाणित हो वह है वधू के द्वारा। नंबर 4, विवाह होने संबंधी वर वधू का जो जॉइंट फोटो है, जो मैंने आपको बताया था, वह श्रमिक द्वारा, रमेश द्वारा प्रमाणित हो, वो यहाँ इसको अपलोड कर देंगे।
फिर 12 महीने में 90 दिन भवन सन्निकरण में। अच्छा, इसमें दो में से एक तो नियोजन है, नियोजन प्रमाण पत्र या स्व घोषणा प्रमाण पत्र। नियोजन प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था, इस तरीके का नियोजन प्रमाण पत्र होता है, इसको भरकर अलग से वहाँ अपलोड कर देंगे। इसको लेटर पैड पर भी हम लिखवा सकते हैं, जो वहाँ ठेकेदार है, कंपनी का मालिक है, फर्म का मालिक है, उससे भी उसकी लेटर पैड पर भी लिखवा कर प्रमाणित कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं अगर नियोजन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना चाहता। दोनों में से एक चीज, यहाँ ओब्लिक है, दोनों में से एक चीज अपलोड करनी पड़ेगी। अब यह स्व घोषणा प्रमाण पत्र हम कैसे डाउनलोड करेंगे इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम साइट के पहले पेज पर जाएंगे और इसमें जो श्रमिक लिखा है, इस श्रमिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ श्रमिक पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ये सब चीजें निकल कर आ जाएगी। उसमें जो यहाँ है इसको देख सकते हैं, स्व प्रमाण पत्र, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज निकल कर आ जाएगा। इसका हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और जैसे मैंने बताया था ये भरना होता है। भरने के बाद इस पर अपना हस्ताक्षर वगैरह श्रमिक कर देंगे और फिर इसको यहाँ अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों में से एक चीज अपलोड करनी होगी। अब फिर इसमें केंद्र राज्य सरकार के अधीन ऐसी योजना में लाभ न लिया हो, इसके लिए 10 रुपये का जो स्टाम्प पर एफिडेविट है सहायक श्रम आयुक्त के नाम, वो बनवाना होगा और वह यहाँ अपलोड करना होगा। संबंधित वर्ग की आयु के संबंध में अब जो वर्ग का या तो जन्म प्रमाण पत्र हो या उसका मार्कशीट वगैरह हो या परिवार रजिस्टर की नकल हो, वह वर्ग उसको प्रमाणित कर देगा खुद और यहाँ इसमें अपलोड कर देंगे। या फिर लास्ट में संबंधित पुत्री की आयु के संबंध में पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल, इसको यहाँ अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे फॉर्म की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब सबमिट करे पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से श्रमिक का नाम निकल आ जाएगा, उसका पंजीयन संख्या आ जाएगा रमेश का, या उसकी जो अगर सुनीता भर्ती है वो निकल कर आ जाएगा, जनपद का नाम और आवेदन संख्या। जो यह शादी अनुदान का फॉर्म भरा गया उसकी यहाँ आवेदन संख्या आ जाएगी। इसको हमें सुरक्षित रखना है, कहीं लिख कर रख ले, भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और योजना का नाम और आवेदन की तिथि निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्म भरा गया। अब आपका आवेदन हो गया। अब बात आती है कि आपको जो ये हार्ड कॉपी है आवेदन वगैरह कहीं जमा करना है या नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई आवेदन का प्रिंट आउट भी नहीं निकलता, सिर्फ आपको आवेदन संख्या मिल जाती है। इसका कोई हार्ड कॉपी आपको कहीं जमा नहीं कराना। जो ALC होते हैं, सहायक श्रम आयुक्त के जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, वह खुद आएंगे, आपके घर आएंगे, आपकी जांच करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। कोई ऐसा ना हो कि कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा हो, शादी का कार्ड कोई झूठा हो। इस तरीके से सारी भौतिक जाँच की जाती है, सत्यापन किए जाते हैं। उसके बाद फिर वह अपनी रिपोर्ट सहायक श्रम आयुक्त को देते हैं। सहायक श्रम आयुक्त कमिश्नर लेवल पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉर्म स्वीकृत हो जाता है और फिर आपको पैसे इसके मिलते हैं। अब अगर इस योजना का आप कभी अपना वो देखना चाहते हैं स्टेटस, क्या हमारा फॉर्म स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ, तो वो कैसे देखेंगे। तो जो साइट का पहला पेज है उस पर जाएंगे, योजनाएं पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ योजना के आवेदन की स्थिति निकल कर आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ या तो योजना का जो आवेदन संख्या है वो डाल देंगे या जो पंजीयन संख्या है श्रमिक का वो डाल देंगे। मानकर चलिए पंजीयन संख्या डाला और एंटर कैप्चा वगैरह भरेंगे, ये करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ OTP आप भरेंगे और रिसर्च पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस पंजीयन संख्या पर जो रमेश का जो श्रमिक कार्ड है, जो पंजीयन संख्या हमने डाला था, इस पंजीयन संख्या पर इतने फॉर्म आज तक भरे गए हैं, वो सब निकल कर आ जाते हैं। अगर हम आवेदन, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ अगर योजना आवेदन संख्या डाल देते तो फिर शादी अनुदान का ही स्टेटस निकलता, लेकिन चूंकि हमने पंजीयन संख्या डाला है तो सभी जितनी भी योजनाएं हैं इस पंजीयन संख्या पर, इस पर निकल कर आ जाती है। योजना के बारे में सब कुछ आ जाता है। अब देख सकते हैं जो शादी अनुदान योजना की स्कीम है, श्रम परिवर्तन अधिकारी के स्तर पर अभी लंबित है। अगर यह है श्रम परिवर्तन अधिकारी से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, सहायक श्रम आयुक्त होते हैं, अगले उसमें वहाँ जाता। फिर उससे आगे का जो स्टेप होता वो होता है जो कमिश्नर लेवल पर जो अधिकारी होते हैं, उप श्रम आयुक्त, वहाँ उस लेवल पर दिख जाता और फिर लास्ट में भुगतान की स्थिति इसमें दिख जाती है। तो इस तरीके से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। और जब आपका इसमें फॉर्म स्वीकृत हो जाता है तो श्रमिक कार्ड में जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा भेज दिया जाता है। इस योजना के बारे में अन्य कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं।